गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की 20वीं वीडियो हमारी है और हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, शंका परिच्छेद एक टॉपिक है हमारा और हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कुछ वक्र होते हैं, कुछ आकृतियाँ होती हैं, उन आकृतियों के बारे में बात करेंगे। और मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि ये केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, ये डिटेल नहीं है कि आप कहीं ये उसको मैनेज करने लग जाएं कि भाई ये तो हमारी बुक में इतना कम है या इतना ज़्यादा है और ये कम बताया ये ज़्यादा बता दिया। तो ये टॉपिक नहीं है बात करने का, हम केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मैंने आपको पहले भी यही बात बोली थी कि हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़ें हम आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे। तो मैं आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे टॉपिक है हमारा शंका परिच्छेद, और शंका परिच्छेद के अंदर बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। यानी एक शंकु है, मतलब इस तरह की एक 3D आकृति बनती है शंकु में, जैसे यूँ आ जाता है एक शंकु बन गया ना। ये इस शंकु को किसी समतल द्वारा बीच में से काट दिया जाता है। कोई समतल आया और मान लीजिए उसने बीच में से इसको ऐसे काट दिया यूँ। अब कटेगा तो कोई ना कोई आकृति यहाँ पर इस तरह की बन जाएगी। जैसे ये कटेगा तो भाई कोई आकृति बनेगी ना यहाँ पर। तो जो आकृति वो बन रही है उसके बारे में हम बात करते हैं, इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है शंका परिच्छेद। अब ये 3D के टॉपिक हैं सारे, तो थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे हम पहली बात कर रहे हैं पैराबोला के बारे में, परवलय के बारे में बात कर रहे हैं। परवलय क्या होते हैं पहले थोड़ा सा समझ लीजिए बस इसको, कि परवलय क्या हैं कैसे हैं। नाम से पता चल जाएगा कि भाई पैराबोला होता है और परवलय है। ये एक प्रकार के वक्र होते हैं, एक घूमी हुई आकृति होती है ना। अभी तक जो आपने पढ़ा, जैसे आपने 10वीं क्लास में पढ़ा रेखाएं कैसे बनती हैं, तो रेखाओं के बारे में आपने टॉपिक पढ़ लिया कि कोई ग्राफ आया और उस ग्राफ को यूं निकल गई कोई रेखा, ऐसे निकल गई, यहाँ से निकल गई, ऐसे निकल गई, ये रेखाएं हैं। तो रेखाओं की जो आकृति होती है वो बिल्कुल सीधी चलती है और रेखाएं निकलती हैं रैखिक समीकरण के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब हम परवलय की या दीर्घवृत्त की या वृत्त की बात करेंगे तो वो वक्र हैं। यानी कोई भी आकृति जो घूमी हुई है, थोड़ा सा भी घुमाव होता है उसके अंदर, तो उसको हम वक्र बोल देते हैं। आपने देखा होगा एक छोटी क्लास में एक बात थी कि वक्र रेखा, इस तरह से कोई रेखा थी और इस रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। वक्र रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि कैसे चल रही है ये, घूमी हुई, थोड़ा सा बैंड लेके चल रही है। तो जहाँ पर भी बैंड होगा वो वक्र होगा। तो ये तो परवलय है, इसमें तो पूरा ही बैंड होता है ना। तो इसमें 4 प्रकार के टोटल परवलय होते हैं। तो हम अभी चारों प्रकारों का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ अभी, है ना। तो केवल एक इंट्रोडक्शन है। जैसे कि मान लीजिए कोई आकृति है, जैसे ग्राफ तो हम बनाएंगे, ग्राफ की बात हो रही है, पर ये डायरेक्ट एक पक्के चित्र की तरह काम नहीं आती है। जैसे हम ग्राफ में बनाते थे कि भाई पर्टिकुलर एक लाइन लेकर और फिर कोई ग्राफ बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं वो एक रफ काम होता है, एक अंदाज़ा होता है कि भाई चित्र हमारा ऐसा बनेगा, बस, ठीक है। तो एक आकृति है वो यूं बनती है इस प्रकार से, ठीक है। ये आकृति बन गई। अब इस आकृति के बारे में आपने 10वीं क्लास में तो कहीं पढ़ा ही नहीं, है ना। तो ये आकृति जो बनती है, इस आकृति में, इस आकृति को हम परवलय कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसका? परवलय। अब आपसे ये पूछा जाता है भाई परवलय की परिभाषा क्या है। परवलय की परिभाषा भी, कोई भी आकृति है उसकी कोई ना कोई परिभाषा तो होगी, कुछ टेक्निक तो होगी उसको डिफाइन करने के लिए। तो हम क्या डिफाइन करते हैं, जैसे आपने ये बनाया, एक ग्राफ बना दिया, परवलय है, एक वक्रनुमा आकृति है, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट होता है और ये पॉइंट इस मूल बिंदु से, शीर्ष से, अभी शीर्ष है, मूल बिंदु है, इन सब में भी अंतर होगा, वो सब बातें बाद में बताऊँगा मैं आपको। तो ये ए दूरी पे होता है, ये वाला जो पॉइंट है ये ए दूरी पे होता है और इस पॉइंट का एक नाम होता है और इस पॉइंट का नाम होता है नाभि। क्या नाम होता है इसका? नाभि। और जब इसके निर्देशांक की बात होती है तो वो निर्देशांक होते हैं a,0। अब a,0 क्यों होता है? क्योंकि ये जो नाभि है वो कहाँ पे स्थित है? देखिए x अक्ष पर स्थित है। भाई ये x अक्ष तो है और ये वाला y अक्ष है ना। तो ये x अक्ष पर स्थित है। जब ये x अक्ष पर स्थित होती है तो यहाँ पर x का तो कोई ना कोई मान होगा, x का तो कोई ना कोई मान होगा, लेकिन y का मान थोड़ी होगा। अब y का मान कुछ है ही नहीं, y का मान 0 होगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या बनेंगे? उस बिंदु के निर्देशांक बनेंगे a,0, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात।
अब क्या होता है, यहाँ से इस बिंदु से, तो जैसे हम डिफाइन की बात कर रहे हैं कि भाई इसको हम डेफिनेशन कैसे देंगे, जितनी दूरी पर नाभि है, जैसे ए दूरी हमने मान ली, तो यहाँ से ए दूरी पर नाभि आ रही है, इतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में, है ना, मूल बिंदु से या इस शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में आ जाइए। तो विपरीत दिशा में एक रेखा खींचते हैं, और ये रेखा क्या है, एक रेखा बना ली। इस रेखा का नाम होता है नियता। इस रेखा का नाम क्या होता है, नियता होता है। तो एक डेफिनेशन बनती है। अब यहाँ से डेफिनेशन तैयार होगी। डेफिनेशन ये बनेगी कि कोई बिंदु है, जैसे इस परवलय पर कोई बिंदु है, परवलय तो बनेगा बिंदु के बिंदु पद से, तो इस बिंदु से दूरी, जिसको हम P मानते हैं, इसको x और y बोलते हैं, इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं, a और 0, है ना। इस बिंदु के निर्देशांक क्या बन गए, a और 0। तो कोई बिंदु है, कोई गतिशील बिंदु है, इस गतिशील बिंदु की इसके साथ दूरी और इस गतिशील बिंदु की इस रेखा पर लांबिक दूरी, यहाँ पर ये जो लांबिक दूरी आ रही है ये बराबर हो जाती है, ये हमेशा बराबर होती है। तो एक ये जो बिंदु P है ये गति करता रहेगा, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं भी हो। इसकी लांबिक दूरी इसके साथ, इसकी इस वाली नाभि के साथ दूरी, ये दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये बराबर दूरी रखते हुए जब ये गति करता है तो एक आकृति तैयार हो जाती है, एक बिंदु पथ तैयार हो जाता है, और उस बिंदु पथ को नाम दिया जाता है परवलय। ठीक है, ये परवलय की आकृति बनती है। तो इसके बारे में अभी हम सवाल बाद में देखेंगे, केवल हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई किस तरह की आकृति बनती है। तो ये बिंदु आगे बढ़ेगा, जैसे यहाँ बढ़ा तो यहाँ आ गया मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लांबिक दूरी बराबर आएगी। फिर ये यहाँ पे आया तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, अभी मैंने बोला था ये बात कि अगर इस बिंदु को हम ले रहे हैं तो यहाँ से नाभि की दूरी और यहाँ से इस रेखा की दूरी बराबर रहेंगी, है ना, समान दूरी पे रहेगा। तो चाहे कहीं भी रहे ये बराबर रहेंगी, ये वाली दूरी बराबर रहेगी। इसी प्रकार से अगर ये बिंदु गति करता हुआ यहाँ पे आ गया तो ये दूरी और इसकी लांबिक दूरी ये बराबर रहेगी। इस प्रकार की आकृति हमारे पास बन जाती है, चाहे ये कहीं पर भी रहे। ये बिंदु लगातार गतिशील रहेगा, गति करता रहेगा, बिंदु पथ बनाता रहेगा। और जब ये बिंदु पथ बनाता है तो जब हम ये डेरिवेशन लेते हैं, जैसे ये बिंदु P है, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम M मान लेते हैं, तो एक कंडीशन आ जाती है कि PA बराबर PM आ जाता है। PA बराबर PM। PA क्यों? क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ रही है। PM क्यों? एक रेखा पर लांबिक दूरी आ रही है। अब लांबिक दूरी का टॉपिक भी अभी हम पढ़ेंगे आगे कि वह लांबिक दूरी क्या होती है। जब एक रेखा कोई बिंदु है वो रेखा पर लंबवत दूरी प्राप्त करता है, लंबवत दूरी मतलब बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर आएगा, तो एक लंबवत दूरी तैयार होती है और इस दूरी को हम लांबिक दूरी बोलते हैं। तो लांबिक दूरी निकालने का भी एक फॉर्मूला है, उसके बारे में हम सरल रेखाओं का टॉपिक पढ़ेंगे जब बात करेंगे। तो इस तरह से जब ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है तो ये स्थिति हमारे पास PA बराबर PM की बनती है। ठीक है, तो ये स्थिति हमारे पास बन जाती है। अब ये परवलय बनता है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि समीकरण कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, मैं केवल आपको कुछ समीकरण डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई चित्र बनता है तो इस चित्र में एक कंडीशन और आती है, और वो कंडीशन क्या है कि यहाँ से नाभि से एक दूरी निकलती है ऊपर की तरफ, और यही नाभि से दूरी जाती है नीचे की तरफ, है ना। यानी नाभि पर एक रेखा लंबवत आती है, नाभि पर एक रेखा लंबवत आती है, लंबवत आ गई है, देखिए बिल्कुल सीधी नाभि से होती हुई जाएगी, लंबवत जाएगी। इस रेखा को, है ना, ये जो आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं नाभि लंब। क्या बोल देते हैं इसको? नाभि लंब बोल देते हैं। इस नाभि लंब की टोटल लंबाई जो होती है पूरी ऊपर से नीचे तक की, जैसे यहाँ पर A हमने ले लिया, इसको मान लीजिए P ले चुके, इसको X और Y ले लीजिए ऐसे। तो ये जो X और Y बन रही है पूरी, इस X और Y नाभि लंब की जो टोटल लंबाई होती है वो कितनी होती है? 4A होती है। नॉर्मल तरीके से, यानी कि जब हम मानक काम कर रहे हैं, मानक के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी जो लंबाई होती है वो 4A के बराबर होती है। और ये जो रेखा है ये इसको बराबर भागों में बांटती है, यानी जो x अक्ष आ रहा है
है ना, ये इस नाभिलंब को बराबर भागों में बांट देता है। तो बराबर भागों में बांटने पर ये ऊपर की दूरी 2a हो जाती है, नीचे की दूरी भी 2a हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास नाभिलंब की पूरी लंबाई 4a आती है, जो कि ऊपर की तरफ x अक्ष के ऊपर की तरफ देखें तो 2a और नीचे की तरफ देखें तो भी 2a, दोनों मिलकर 4a हो गई। ठीक है, अब डिपेंड करता है भाई a का मान क्या होता है। a का मान अगर कम है ज़्यादा है, देखिए ये a है ना, जितना ये होगा ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की उसका डबल होगा ऊपर की तरफ, तब यहाँ पे शीर्ष बिंदु बनता है ये वाला। फिर आपसे कोई कह ले कि भाई इस x बिंदु के निर्देशांक निकालिए, तो उस x बिंदु के निर्देशांक क्या बनते हैं, x बिंदु के निर्देशांक बनते हैं x अक्ष पे चली गई दूरी a, y अक्ष पे चली गई दूरी 2a, तो ये निर्देशांक बन जाते हैं x 2a। और अगर कोई कहे कि y बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो x अक्ष पे चली गई दूरी a और y अक्ष पे चली गई दूरी -2a निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के ये निर्देशांक हमारे सामने आ जाते हैं। इस प्रकार से जब हम PA और PM को हल करते हैं तो हमारे पास एक समीकरण आती है और वो समीकरण होती है y² बराबर 4ax। यानी हम सीधे शब्दों में बात करें कि अगर इस प्रकार का कोई चित्र बनता है जिसको हम सिंपली यूँ डिनोट कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई चित्र बन जाता है तो उसकी जो समीकरण होती है वो क्या होती है, उसका जो मानक समीकरण है परवलय का y² बराबर 4ax होता है। क्लियर। अब यही सेम सिस्टम, जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई हैं, अभी ना तो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ना अभी कोई डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ना इसके बेस पे कोई सवाल करवा रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आप सुनिए और इसको देखिए और इसके आधार पे हमें आगे बढ़ना होगा जब भी हम फेस टू फेस आएंगे तब। तो अभी ये हो जाएगा कि हाँ हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए आ जाती हैं। अब क्या होगा देखिए, जब हम इसके लिए करते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये तो एक परवलय हो गया, 4 प्रकार के परवलय हैं, है ना, ये सबसे पहला प्रकार है। दूसरा परवलय है जिसमें आता है y² बराबर -4ax, ये स्थिति आती है। अभी क्या है, x है यहाँ पर और पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है, तो x भी है पॉजिटिव चिन्ह भी है, तो इसका मतलब हो गया x अक्ष के पॉजिटिव की दिशा में आपको ये ग्राफ बनाना है। तो देखिए x अक्ष यही तो है और x का पॉजिटिव कहाँ है, x का प्लस का, तो x का जो प्लस वाला भाग है वो ये वाला होता है, ये वाला नेगेटिव वाला भाग होता है। तो x अक्ष के प्लस में सममित आकृति बनानी है। सममित आकृति का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर आकृति, ऊपर भी जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो सममित आकृति बनती है। ये स्थिति हमको बनानी है। ठीक है, इसको देख के पता चल गया। अब आते हैं -4ax पर। -4ax का मतलब क्या हुआ कि क्या बनाना है आपको, x अक्ष की माइनस की दिशा में, तो x अक्ष की माइनस की दिशा में ऐसे आ जाएंगे, यूँ ऐसे आ जाएंगे ना, भाई उल्टा हो गया। यहाँ पर है x अक्ष की प्लस की दिशा, वहाँ पर है x अक्ष की माइनस की दिशा, तो माइनस की तरफ ये सम्मित हो जाएगा और नियता यहाँ बनेगी। जितनी दूरी पर यहाँ पे नाभि होगी उतनी ही दूरी पर नियता होगी। तो इनके बारे में हम क्लास में जब भी टॉपिक ये करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। फिर सबकी परिभाषाएं जो बताई हैं मैंने ऐसी ही बनेंगी। नाभि से इस बिंदु की कोई दूरी होती है, इसी बिंदु की एक लांबिक दूरी होती है, ये दूरियां बराबर आती हैं, है ना, फिर इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण बनती है, फिर उससे ये समीकरण निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम बाद में इनको पूरा सॉल्व करेंगे। अभी केवल एक हल्का सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको आप बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचें कि भाई ये बहुत कठिन टॉपिक है। कठिन नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन जब हम पूरी डिटेल के साथ और क्वेश्चंस के साथ इसको करते हैं, एग्जाम्पल लेते हुए करते हैं, तब ये बहुत आसान लगता है। तो अभी तो केवल मैं नाम से परिचित करा रहा हूँ आपको कि इस प्रकार का कोई नाम हमारे पास है, और नाम है तो वो नाम क्या क्या काम कर रहा है मैंने ये बात बता दी, बस इससे आगे मैं अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये स्थिति बनती है x अक्ष के माइनस की स्थिति में। फिर आते हैं हम नंबर 3 पर। 4 प्रकार के बनते ही है ना, तो 3 बाकी सब में यही काम होता है। जो डायग्राम इसमें बनाया है मैंने सारा, वही डायग्राम इसमें भी बनेगा, वही डायग्राम इसमें भी बन रहा है, वही अगले में भी बनेगा। तो तीसरा होता है जिसमें x² बराबर 4ay आता है। 4ay का मतलब क्या है कि y की प्लस की दिशा में, ये देखिए y की प्लस की दिशा में, y की प्लस की दिशा का मतलब क्या होता है कि y अक्ष है और प्लस में चल रहा है, तो y अक्ष है प्लस में चल रहा है, ये वाली स्थिति बनती है इस प्रकार से। ठीक है, अब नाभि कहाँ बनेगी, अब जो नाभि बनेगी वो नाभि बनेगी यहाँ पर,
ठीक है। वक्र के अंदर की तरफ नाभि बनती है, वक्र के बाहर कभी नहीं बनेगी। तो वक्र के अंदर नाभि बनी, उस नाभि के ठीक विपरीत दिशा में जितनी दूरी पर शीर्ष से नाभि होती है उतनी ही दिशा में एक रेखा खींची जाती है और ये रेखा क्या कहलाती है? नियता। जैसे यहाँ पर नियता आ रही है ना, ऐसे ये वाली नियता होगी, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया, नाभि हो गई, नाभि से इतनी ही दूरी पर नियता होगी। फिर जो वक्र बन रहा है, जैसे कोई बिंदु लिया आपने, इस वक्र पर कोई बिंदु लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लांबिक दूरी, दोनों दूरियाँ कैसी होंगी? बराबर होंगी। जब ये बिंदु गति करता हुआ बिंदु पथ बनाता है तो बिंदु पथ बनाते समय जो आकृति यहाँ पर तैयार होती है वही परवलय कहलाती है। ठीक है, ये तो परवलय की डेफिनेशन होती है। तो ये इस तरह का अगर चित्र बनता है, मतलब नाभि कहाँ कहाँ पे डिपेंड होती है, नाभि कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड होगी, उसी के लिए बात होती है। वो एक्स अक्ष की प्लस की दिशा में हो सकती है, वो एक्स अक्ष की माइनस की दिशा में हो सकती है, वो वाई अक्ष की प्लस की दिशा में हो सकती है, वो वाई अक्ष की माइनस की दिशा में हो सकती है। तो जब नाभि 4 जगह स्थित हो सकती है तो उसी से ही 4 समीकरणें बनती हैं और उन्हीं से ही जब बिंदु का बिंदु पथ बनता है तो उससे 4 इस तरह की आकृतियाँ बन जाती हैं, घूमी हुई वक्रनुमा आकृति बनती है और उसी चीज़ को हम क्या कह देते हैं? परवलय कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और चौथा जो इसका पॉइंट बनता है, चौथा पॉइंट बनता है कि x² बराबर -4a। ठीक है, अब बात वही बताई मैंने आपको कि भाई नाभि कहाँ स्थित होगी? नाभि 4 जगह स्थित हो सकती है। एक्स अक्ष की प्लस की दिशा में भी आ सकती है ना, एक्स अक्ष की माइनस की दिशा में भी आ सकती है, तो ग्राफ बन जाएगा। वाई अक्ष की प्लस की दिशा में आ सकती है तो ऊपर की तरफ ग्राफ बन गया। अब जो नाभि है वो कहाँ बची? नाभि कहाँ बन रही है? नाभि यहाँ पे बन रही है, वाई अक्ष की माइनस की दिशा में। जब वाई अक्ष की माइनस की दिशा में बन रहा है तो उसका जो वक्र बनेगा वो वक्र कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा। हो गया ना, तो इस तरह से बनेगा। अब जो इसकी नाभि अगर यहाँ पे है तो इसका नाभिलंब कहाँ होगा? यहाँ पर। जितनी दूरी पर नाभि है उतनी ही ठीक दूरी पर नियता बनेगी, तो ये नियता हो गई। और ग्राफ का तरीका मैंने आपको बता ही दिया भाई कैसे बनता है। कोई पॉइंट लेंगे और वो गतिशील रहेगा और वो नियता के साथ, नाभि के साथ में हमेशा बराबर दूरी लेता रहेगा और ये बराबर दूरी एक ग्राफ की आकृति बना देती है, एक वक्र की आकृति बना देती है। और इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? इसी चीज़ को हम परवलय बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की आकृतियों के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो आकृतियां हैं, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये आकृतियां कहाँ काम आ रही हैं, तो आपने गौर किया होगा कभी जब पुल वगैरह बनते हैं, है ना, पुल बनते हैं तो उसमें पुल में इस तरह की आकृति यूज़ होती है। जो पुल के खंभे वंभे बनाते हैं, पुल का जो गोल हिस्सा होता है, जैसे कोई सुरंग टाइप में बना रहे हैं। अंडरपास देखे होंगे आपने, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका कि रेलवे लाइन के नीचे जो अंडरपास बने होते हैं, है ना, वो इसी प्रकार का बना होता है। तो ये नहीं है कि भाई ये केवल काल्पनिक चीज़ें चल रही हैं, ये हमारे इंजीनियरिंग में आगे काम आता है। कोई भी बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है, जो सिविल आगे लेना चाहता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। और इसी प्रकार के जो टावर्स होते हैं, मोबाइल टावर होते हैं, मोबाइल टावर में भी आपने देखा होगा इस प्रकार का एक घेरा लगा होता है ना, ऊपर की तरफ एक डब्बा लगा होता है ऐसा गोल सा। वो रेंज को खींचने का काम करते हैं, रेंज को फैलाने का काम करते हैं, एम्पलीफायर का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपने लक्ष्मण झूला देखा होगा, हरिद्वार अगर कभी आप गए हो तो लक्ष्मण झूला है, वहाँ पर कोई भी झूला हम बना रहे हैं, तार वाला झूला है, तो उसमें एक इस तरह की आकृति बन जाती है। ये जो एक मतलब सैग बनता है जिसको हम सैग बोलते हैं, है ना। बड़े बड़े बिजली के तार देखे होंगे, देखे ना, बड़े बड़े खंभे जो हाई टेंशन लाइन वाले खंभे होते हैं, 220 kV के हैं या 135 kV का है, उस खंभे से एक खंभे के बीच से दूसरे खंभे तक जो तार जा रहा है उसमें बीच में एक सैग बनता है, ऐसा एक झोल बनता है। वो जो झोल आ रहा है वो कितना होगा, किस जगह पर कितना उसका झोल आने वाला है, कितनी ऊंचाई तक उसको रखा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब हम पढ़ते हैं तब हमारे काम आती हैं। तो ये सारी चीज़ें काम की हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ये बेवजह की चीज़ें हो गई, ये बेवजह की नहीं है। यहाँ तो आपको बताया जा रहा है सिर्फ इंट्रोडक्शन के हिसाब से, लेकिन इनका यूज़ कहाँ होगा वो आगे इंजीनियरिंग में आपको इनका यूज़ पढ़ने को मिलेगा। अभी जब हम इस प्रश्नावली के सवाल करेंगे तब आप देखेंगे, सवालों के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे कि इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। और दैनिक जीवन में बहुत जगह इनका यूज़ हो रहा है, तो इसको ये नेगलेक्ट नहीं करें। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम इसको हल्के में ले लें और फिर हम ये सोचें कि हमारा काम हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए 4 प्रकार के सेगमेंट बनते हैं और ये 4 प्रकार के परवलय होते हैं, अलग अलग समीकरण हैं।
डिटेल हम लोग जब आमने सामने होंगे तब डिटेल में बात करेंगे, अभी केवल ये एक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और आकृति के बारे में।